स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर में जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वह था आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को चलिए हम लोग आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is coordination isomerism. Next isomerism in coordination compound is coordination isomerism. Coordination isomerism. सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किस तरह के कंपाउंड में अराइज होते हैं। तो इट अराइजेस इन दोज कंपाउंड्स इन विच बोथ कैटायन एंड एनायंस आर कॉम्प्लेक्स। वैसे कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी उसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कि कैटायन में भी सेंट्रल मेटल एटम होंगे, लिगेंड होंगे, और एनायन में भी मेटल लिगेंड होंगे, यानी दोनों ही तरह के जो आयंस होंगे कैटायन एंड एनायंस दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे। तो यदि दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ऐसे ही कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अराइज होता है। लेकिन आखिर ये अराइज होता कैसे है? यदि हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड हो जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में जो लिगेंड का एक्सचेंज होता है, तो लिगेंड का एक्सचेंज पार्शियली एक्सचेंज भी हो सकता है और कंप्लीटली एक्सचेंज में भी हो सकता है। तो ऐसे ही कंपाउंड में जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें ड्यू टू द पार्शियल एंड कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड coordination isomerism arises in between such type of coordination compounds. चलिए हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया FeH2O होल 6, ये एक कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है COCl6। अब देखिए ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कैटायन एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर लिगेंड के पार्शियल या कंप्लीट एक्सचेंज के कारण जो भी दो कंपाउंड्स मिलेंगे वो सारे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, और इस फेनोमेनॉन को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो चलिए इसमें अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे यदि ये कहा जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि क्या इनके इस कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, तो पहले आप चेक कीजिए क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। तो हाँ है। तो इसमें अब लिगेंड का एक्सचेंज करके जितने भी कंपाउंड्स और मिलेंगे वो सारे एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं उसको देखिए। सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होगा सेंट्रल मेटल एटम का। तो चलिए इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो इसे आप x मान लेते हैं, यहाँ भी इसे x मानिए। क्लोरीन का -1 × 6, इसका न्यूट्रल लिगेंड से 0 × 6, तो टोटल x और x टू x है तो 0 हो गए, इक्वल टू कितने हो जाएंगे -6। ओ साइड गए 3, तो 6 हो गए, तो x का वैल्यू कितने आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से देयरफॉर x इक्वल टू कितने आएंगे 3 आएंगे, यानी कि इसके वैल्यू 3 है और इसके वैल्यू भी 3 है। तो यहाँ पर क्या होंगे +3 और यहाँ पर आएंगे -3, राइट। ये इसके पे चार्ज होंगे -3, इस पे चार्ज होंगे +3। बात आ रही समझ।
तो ये कटायन और एनायन इन दोनों के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड। चलिए अब इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स लिखते हैं ड्यू टू, और ये कैसे राइज होता है, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। तो चलिए लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं। देखिए फर्स्ट Fe H2O, यहाँ 6 है, इसको 5 बनाते हैं, यहाँ से एक लिगेंड यहाँ लाते हैं Cl, और यहाँ लिखते हैं CO, Cl अब यहाँ 5 होगा, H2O एक लिगेंड से यहाँ इधर से एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक्सचेंज होकर यहाँ क्या आया है, एक Cl आया, Cl कितने चार्ज कैरी करते हैं, -1, तो ये प्लस थे तो एक -1 आ गए, तो अब कितने हो गए, 2, यहाँ कितने हो गए, -2। नेक्स्ट अब देखिए Fe H2O होल 4 कीजिए, यहाँ Cl2 कीजिए, 2 क्लोरीन को 2 वाटर मॉलिक्यूल से एक्सचेंज कीजिए, CO Cl यहाँ 4 H2O होल ट्वाइस, ऐसा यहाँ क्या होंगे, -1 यहाँ +1। नेक्स्ट देखिए Fe H2O होल थ्राइस, Cl3 यहाँ CO Cl3 H2O होल थ्राइस, ऐसा। अब यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ से यहाँ और भी आपने चेंज कर दिया, तो अब कितने हो गए, -1 थे तो -1 भी चले गए, तब हो गया 0, यहाँ भी हो गए चार्ज 0 0। नेक्स्ट अब देखिए Fe H2O होल ट्वाइस, एक और यहाँ Cl4, यहाँ देखिए CO Cl2 H2O होल 4। चलिए अब क्या हो गया, यहाँ पर एक अब ज्यादा हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस, अब ये हो गया +1। नेक्स्ट Fe H2O Cl5, नेक्स्ट CO Cl H2O होल 5, यहाँ क्या हो गया +2, यहाँ क्या हो गया -2। नेक्स्ट Fe H2O, ये भी उधर एक्सचेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे Cl6, यहाँ क्या हो गया -3, अब ये क्या हो गया CO, Cl खत्म हो गया, H2O होल 6, और ये हो गया +3, ऐसे। टोटल ये जो कंपाउंड्स थे इसके इतने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए इन सभी में 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या है, कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। यहाँ भी देखिए कटायन एनायन आयनिक बॉन्ड, यहाँ कटायन एनायन आयनिक बॉन्ड, लेकिन यहाँ तो ये कटायन और एनायन है ही नहीं, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड नहीं है। तो ये जो कंपाउंड्स आपको मिले ये कंपाउंड होंगे नहीं, ये क्या कहलाएंगे, ये मिक्सचर कहलाएंगे। यानी इसे हम लोग इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में इसको काउंट ही नहीं करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है ही नहीं। तो टोटल कितने आइसोमर्स होंगे, 1 2 3 4 5 and 6। So total isomers equal to 6, ऐसे। और ध्यान रखिएगा कि जो 2 कॉम्प्लेक्स है उनके बीच में यदि कोई उनके बीच में यदि आयनिक बॉन्ड नहीं है तो वह कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, वो कंपाउंड होंगे ही नहीं, वो क्या हो जाएंगे, वो मिक्सचर हो जाएंगे, और वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में उसकी काउंटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नोट कीजिए, नेक्स्ट रीडिंग जाइए, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म।
कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, अब ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड में एराइज होते हैं जिसमें बाई न्यूक्लियर मेटल होते हैं, यानी मेटल जो होते हैं और उसमें जो लिगेंड होते हैं वह ब्रिज लिगेंड कंपाउंड्स होते हैं। यानी आपने देखा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एराइज होते हैं जिसमें कि ब्रिज लिगेंड्स होते हैं और मेटल डाई न्यूक्लियर होते हैं और बाई न्यूक्लियर, इसको भी कह सकते हैं बाई न्यूक्लियर मेटल होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। तो यदि ऐसे कॉम्प्लेक्स है आपके पास जिसमें कि ब्रिज लिगेंड है, बाई न्यूक्लियर सेंट्रल मेटल एटम है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म अराइज होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें कि लिगेंड्स ब्रिज लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम बाई न्यूक्लियर होते हैं, उसमें नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स की एक्शन से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो एक दूसरे का क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे इसका एक एग्जांपल्स लेते हैं। FeNH4 Ne whole 4 NH3 whole 4 FeNH3 whole 4, मैं ऊपर भी लिखता हूँ, यहाँ जगह छोटी पड़ जाएगी, तो इस कंपाउंड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ FeNH3 whole 4 और इससे दो लिगेंड्स हैं बाइडेंटेड है, क्योंकि ये जो बाई न्यूक्लियर है ना सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ Cl, ये Cl और यहाँ ऐसे आयरन H2O होल 4 और ये ऐसे है SO4 2 माइनस ऐसा। तो देखिए ये एक ऐसा कंपाउंड्स है जिसमें ब्रिज लिगेंड्स प्रेजेंट है। ये आपका ब्रिज लिगेंड्स है, ये ब्रिज लिगेंड्स है, ये दोनों ब्रिज लिगेंड्स है और ये नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स है। तो आप देखिए ये कंपाउंड्स में बाई न्यूक्लियर मेटल है, लिगेंड आप देख लीजिए ब्रिजिंग लिगेंड्स है, हाँ है। तो यदि इसमें कोई दो ऐसे कंपाउंड्स हो जो कि नॉन ब्रिजिंग लिगेंड के एक्सचेंज होने के कारण यदि वो मिले हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, और उनमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स का रिलेशन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे यदि ये कंपाउंड आपके पास ऐसे हो NH4 है, इसको एक इससे एक्सचेंज करते हैं, तो चलिए यहाँ पर हो जाएंगे H2O, मैंने एक H2O से एक्सचेंज किया है NH3 होल 3 Fe Cl Fe, तो इसको हमने एक्सचेंज किया है, तो यहाँ पर अब क्या आएंगे H2O 3 हो जाएंगे, ठीक है, और एक यहाँ पर NH3 आ जाएंगे NH3 और ये ऐसे SO4 2 माइनस। अब आपसे पूछा जाए कि ये दोनों कंपाउंड में किस तरह के रिलेशन है,
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो आइसोमेरिज्म का रिलेशन हो सकता है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए इन दोनों कंपाउंड में आप देखिए तो क्या पार्शियल एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रीजिंग लिगेंड से ये मिला है। हाँ, तो ये दोनों क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो बोथ आर द कोऑर्डिनेशन, ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ऐसा, तो ये थे आपके कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लास्ट, लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म में लिगेंड जो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, जो कि लिगेंड के कारण ही ये होते हैं। और इसमें दो ही तरह के कैटेगरी होते हैं। एक देखिए पीएन टीएन के साथ में हो सकते हैं, ये पीएन के साथ में और टीएन के साथ में। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि पीएन टीएन क्या है, ठीक है। तो पीएन टीएन के साथ में, ठीक है, और बीएन के साथ में और टी बीएन के साथ में हो सकते हैं। एक इसके साथ में हो सकते हैं और दूसरा बीएन, ठीक है, और टी बीएन के साथ में हो सकते हैं। बस यही दो इसमें कैटेगरी है। ये दोनों ही यदि कहाँ किसी भी कॉम्प्लेक्स में यदि ये दोनों साथ में हो, ये दोनों साथ में हो, तो वही लिगेंड आइसोमेरिज्म एराइज हो सकते हैं। वो कैसे है वो देखिए। पीएन प्रोपाइलिन डाइअमाइन, पीएन का नाम होता है प्रोपाइलिन डाइअमाइन। प्रोपाइलिन डाइअमाइन, डाइअमाइन जैसे प्रोपाइलिन तो ये होंगे CH2 CH2 NH2। अच्छा, ये ऐसा प्रोपाइलिन डाइअमाइन ऐसे होंगे, ऐसे CH2 NH2 ऐसा प्रोपाइलिन डाइअमाइन। ये हो गए ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन। ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन। अब देखिए कैसे है ये ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन, किसका से लिख सकते हैं CH2 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 ऐसा, और यहाँ NH2, यहाँ NH2। देखिए तो CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं, तो मिथाइलिन 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 ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ये एराइज होंगे। पीएन टीएन के बीच में क्या होंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म होंगे। नेक्स्ट बीएन, ब्यूटाइलिन डाइअमाइन। बीएन क्या होते हैं, ब्यूटाइलिन डाइअमाइन। ये हो गए ब्यूटाइलिन डाइअमाइन। ब्यूटाइलिन डाइअमाइन। ब्यूटाइलिन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ये आई लिखिए, ब्यूटाइलिन डाइअमाइन ऐसा लिखिए CH2 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 डाइअमाइन NH2 NH2 ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटाइलिन डाइअमाइन। ये आई है आइसोब्यूटाइलिन डाइअमाइन, IBN हो गया आइसोब्यूटाइलिन डाइअमाइन। इस IBN को यहाँ पर मैं लिखता हूँ IBN आइसोब्यूटाइलिन डाइअमाइन। ऐसा तो याद रखिएगा, जो लिगेंड आइसोमेरिज्म है वो PN TN हो BN IBN हो, बस यही दो कंडीशन है इसके लिए, ये सॉरी लिगेंड आइसोमेरिज्म के लिए। दो ही टाइप के लिगेंड्स में राइज होंगे, एक PN TN में और दूसरा BN IBN में होंगे। जो कि अब ऐसा इसलिए होगा कि ये एक दूसरे का आइसोमर्स ही तो है, ये और ये देख लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इसके पोजीशन डिफरेंट है ना, ठीक है। तो ये
जो होंगे, बस ये दो में ही लिगेंड आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हमने एक पार्ट फिनिश किया इस तरह से। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नोट कीजिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेडिंग डालिए नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Stereo isomerism in coordination compound. Next. Next, stereoisomerism in coordination compounds. Next, stereoisomerism in coordination compounds. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो आइसोमेरिज्म आएंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट हम लोग सीखते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म in octahedral complex. Octahedral complex में ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे, यदि नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अच्छा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने लिखा। सबसे पहले देखते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से चलते हैं हम लोग। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हम लोग सीखते हैं इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए अब ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो देखिए, जैसे मान लेते हैं हमने लिया है यहाँ, मान लीजिए हमारा लिगेंड है L1 है, ये L2 है, ये L3 है, L4 है। आपको पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वह 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। चाहे कोई भी दो बॉन्ड ले लीजिए, उनके बीच का जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा। इसका मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए 1 2 3 4 लिगेंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। और ये 4 लिगेंड्स डिफरेंट हो, ठीक है। यदि 4 लिगेंड सारे डिफरेंट होते हैं फिर भी इनके एक दूसरे लिगेंड के बीच में, ठीक है, जैसे मान लिया अभी ये लिगेंड L1 वहां है, इसको मैं यदि यहाँ चेंज कर दूं तो फिर भी दो बॉन्ड उनके बीच का जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा। यानी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होती हैं वो
जितने वह कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए जो एटम्स होते हैं उनके रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो पोजीशन डिफरेंट होंगे ही नहीं, सेम होंगे। क्योंकि जितने भी बॉन्ड एंगल हैं, हम लिगेंड के का पोजीशन कितने भी चेंज कर दें, फिर भी जो उनका जो रेस रिलेटिव पोजीशन है वो एक ही आएंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगे, बॉन्ड एंगल हमेशा सेम ही होंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल in tetrahedral complex because relative position of all ligands are always same, they are not different। जबकि हम लिगेंड का पोजीशन चेंज भी कर दें, फिर भी उनके रिलेटिव जो पोजीशन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए पोजीशन डिफरेंट होने चाहिए। कैसे? देखिए, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड दिलाता हूँ। आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक ऐसा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, ये बी है। दूसरा आपने देखा था ऐसे, ए है, बी है और यहाँ बी है और यहाँ है। तो देखिए, तो यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस ये है और यहाँ इतना है। तो देखिए, तो ये जो पोजीशन है वो डिफरेंट है कि नहीं? सॉरी, ये पोजीशन तो डिफरेंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो डिफरेंट है ना। हाँ, लेकिन इसमें आप कितना भी चेंज कर दें आप, ठीक है, जो डिस्टेंस रिलेटिव जो पोजीशन है हमेशा सेम आएंगे। इसलिए जो है हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो दो कंडीशंस में राइज हो सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ लीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टू कॉम्प्लेक्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एराइज होने के लिए सबसे पहला कंडीशंस होने चाहिए, केस 1 होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ऑल ligands must be different। all ligands must be different। जितने भी ligands हैं चारों के चारों, वो सभी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, तब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो देखिए। तो जैसे मान लेते हैं एक आपका ये ऐसा है, ऐसा L1, L2, L3, L4। अब इसका मिरर इमेज बनाइए। तो इसके जो मिरर इमेज बनेंगे इसके अंदर में वो ऐसा होंगे, L1, ठीक है, यहाँ होगा L4, ये L3 और ये L2, राइट। अब देखिए, तो इसका ये मिरर इमेज है और इसका ये मिरर इमेज है। अब ये दोनों क्या सुपर इम्पॉसिबल है? देखिए तो नहीं, दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। इट इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। हेंस दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव।
यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पहला कंडीशंस क्या होना चाहिए, चारों लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए। दूसरे कंडीशंस, यदि ये लिगेंड्स जो हो वह अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हो, ऐसा इफ लिगेंड्स be unsymmetrical bidented ligand हो, ठीक है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हो, जैसे लेते हैं GLY, हम लोगों ने पढ़ा था ना, ग्लाइऑक्सिमेट, ये क्या है CS2 COO- NH2। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है डोनर एटम निगेटिव और यहाँ पर डोनर एटम है नाइट्रोजन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है क्योंकि यह भी डोनेट करेगा यह भी डोनेट करेगा, तो दो आइटम्स है इसमें डोनेट करने वाला, तो ये बाइडेंटेड है, ये इसको डाइडेंटेड भी कहेंगे। लेकिन जो डोनेट करने वाला एटम है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो यदि ऐसा लिगेंड हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे, देखिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये ऐसा हो, देखिए मान लेते हैं कि हाँ ये ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ऐसा, ठीक है, एक यहाँ पर ये मान लेते हैं ये ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ऐसा। अब इसका आप मिरर इमेज बनाइए, इसके मिरर इमेज कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, O N ऐसा, और ये N ये O ऐसा। तब देखिएगा ये दोनों एक दूसरे के क्या सुपर इम्पॉसिबल होंगे, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, इसलिए दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण ये क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सिबिट करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा और कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल।